कहानी का शीर्षक है अनमोल उपहार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। ये गांव 3 तरफ से दुर्गम भू क्षेत्र से घिरा है तथा इसके चौथी ओर एक विशाल झील है। इस गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता झील को पार करके होता है, और वो भी अधिकतर संभव नहीं होता जब झील में बर्फ जमी हो। जो भी हो, अपने गांव अपने आप में पर्याप्त, आत्मनिर्भर तथा परिपूर्ण था। उनके पास अपनी आवश्यकता का सब कुछ था, और जो कुछ ना होता उसे वो अदला बदली के द्वारा प्राप्त कर लेते। साल में 8 महीने तक झील के जमे रहने से यह गांव बाकी पूरे देश से बिल्कुल कट सा जाता था। चूंकि वो आपसी व्यापार या लेन देन केवल वस्तुओं में करते थे, अतः गांव वालों ने कभी पैसों का लेन देन नहीं किया था, न ही उनके पास पैसा होता था। और तो और 19वीं शताब्दी में इन गांव वालों ने एक सिक्का तक नहीं देखा था, यहाँ तक कि उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं था। ऐसे में कल्पना कीजिए कि गांव के उस हो हुल्लड़ कि जब एक उजली सुबह एक ग्रामवासी ने चांदी का एक सिक्का पड़ा देखा। दरअसल ऊपर उड़कर जाती हुई किसी चिड़िया ने गलती से सिक्का गिरा दिया होगा। सिक्के पर एक तरफ उनके राजा का चेहरा था तथा दूसरी तरफ शाही मुहर। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या किया जाए। इसे नंबरदार के पास ले जाओ, उसे पता होगा कि इसका क्या करना है, कुम्हार ने कहा। हाँ, उसे कुछ नया तरीका मालूम होगा कि इससे क्या किया जाए, दूसरा मछुआरा बोला। अतः गांव वाले नंबरदार, जिसे गांव का मुखिया कहते हैं, के पास ले गए। जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाता था, वो सिक्का देखकर अचंभित रह गया। इस चमकदार गोल धातु के आकस्मिक आगमन ने सारे गांव में उत्तेजना और व्याकुलता फैला दी थी। वे सब गांव के चौबारे में एकत्र हुए और इसके बारे में विस्तार से विवेचना करने लगे। अंत में उन्होंने ये तय किया कि अगले दिन नंबरदार को इसका समाधान प्रस्तुत करेगा। नंबरदार ने इस समस्या का विचार किया। उसने पूरा दिन बेचैनी और रौद्र निद्रा विहीन बिताई। अंततः नंबरदार अपने निश्चय के साथ उपस्थित हुआ। वो एकत्र भीड़ के सामने आकर विस्तार से बोला, मित्रों, उसने कहा, यह पहला सिक्का है जो हम देख रहे हैं। इस पर हमारे राजा की तस्वीर भी है। फिर उसने राजा की सिक्के पर छपी तस्वीर को सलामी दी। ईश्वर हमारे राजा को समस्त प्रकार की समृद्धि और सफलता प्रदान करे। गांव वाले सर्वसम्मति से नंबरदार के निर्णय से सहमत थे। अब वे इस बात पर विचार करने लगे कि महाराज को भेंट प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। नंबरदार ने फिर आगे बढ़कर अपनी राय दी। उसने कहा कि इस प्रकार की भेंट को एक सजी हुई पालकी में रखकर 6 बड़े लोगों के द्वारा ले जाया जाना चाहिए, जिन्हें नंबरदार के द्वारा चुना जाएगा। अतः गांव वाले पालकी बनाने में एक साथ जुट गए। लकड़हारे ने सर्वोत्तम लकड़ी काटी। बढ़ई ने इस लकड़ी पर काम शुरू किया और सुंदर पालकी तैयार की। कालीन बनाने वाले ने एक ऊनी कंबल चुना और जुलाहे ने सिल्क का आवरण बनाया, जिस पर औरतों ने कढ़ाई की और उसे पालकी के ऊपर डाल दिया गया। ऊनी कंबल को पालकी के अंदर सावधानी से बिछाया गया। सिक्के को इस प्रकार रखा जा रहा था मानो वो कोई नव विवाहिता दुल्हन हो, जिसे उसके पति के यहाँ ले जाया जा रहा हो। पालकी को झील के पार उतारने के लिए एक नाव तैयार रखी गई थी। औरतों के द्वारा अपने राजा की सफलता के गीत गाते हुए पालकी को नाव तक लाया गया। पालकी को फूलों से सजाया गया था और आवश्यकता की हर वस्तु रखी गई जो लंबी यात्रा के लिए होनी चाहिए। पालकी को बहुत सावधानी पूर्वक नाव में रखा गया। गांव वालों ने हाथ हिलाकर विदा किया। बदले में नाव में खड़े नंबरदार ने भी हाथ हिलाया। पालकी को संपूर्ण सम्मान पूर्वक जगह दी गई और उसका ध्यान भी श्रद्धा पूर्वक रखा गया। कोई उसकी तरफ पीठ दिखाकर नहीं बैठा या खड़ा हुआ। उन्होंने शाम को एक लैंप जलाया और रात भर उसे सुबह होने तक जलाए रखा। उनमें कोई एक रात भर रखवाली के लिए जागता रहा। जब वो दूसरे नाव के पास से गुजरते तो देखने वाले उत्सुकता से पालकी के बारे में पूछते, किंतु गांव वाले उन्हें सिर्फ इतना बताते कि वो एक अनमोल उपहार राजा के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने उपहार के स्वरूप को प्रकट नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह राजधानी पहुंच गए। नदी के तट पर गांव के गुरुजनों ने पालकी को कंधे पर उठाया। अपनी श्रद्धा के प्रतीक में उन्होंने चप्पलें भी उतार दी। उन्होंने स्कार्फ का हिस्सा अपनी पीठ पर बांध लिया, जैसे पुराने सभासद बांधते थे।
उनमें से 4 ने पालकी उठाई और एक राजकीय झंडा उठाए उनके आगे आगे चला। नंबरदार पालकी के पीछे विनम्र भाव के साथ हाथ जोड़े चला। वे सभी बहुत प्रसन्न थे, मानो वो एक बहुत मूल्यवान उपहार अपने राजा के लिए ले जा रहे हैं। आने जाने वाले उनके आगमन और आनंद भाव से बहुत प्रभावित हो रहे थे। नगर के द्वार पर कर अधिकारी देखना चाहता था कि पालकी में क्या है, किंतु नंबरदार ने विरोध करके दिखाने से मना कर दिया और कहा, सर्वप्रथम इसे राजा ही देखेंगे और किसी को झांकने भी नहीं देंगे। जब अधिकारी को लगा गांव वाले उन्हें हरगिज नहीं देखने देंगे तो उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें नगर के अंदर जाने दिया। महल तक पहुंचने के पहले मुख्य रास्ते पर एक छोटा सा जुलूस जा रहा था। चारों तरफ ये खबर जंगली आग की तरह फैल गई। कुछ सीधे साधे ग्रामवासी पालकी में राजा के लिए उपहार लेकर आए हैं। रास्ते में देखने वालों की भीड़ लग गई। वो पालकी और उसके गुप्त उपहार को देखने के लिए उत्सुक थे। जब गांव वाले महल पहुंच गए तो उन्होंने पहरेदारों से अपने आने का उद्देश्य बताया। राजा ने पहरेदारों से कहा कि उन्हें अंदर प्रवेश करने दें और उनसे अपने निजी मेहमानों से बर्ताव किया। उनके अतिथि सत्कार ने गांव वालों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने राजा की भरपूर प्रशंसा की। जब महल के अंदर गए उन्होंने पालकी को पूरा सम्मान दिया। महल के सदस्य उत्सुक थे, किंतु उपहार के बारे में पूछने का साहस न कर सके, कहीं गांव वाले स्वयं अपमानित न महसूस करें। इस बीच गांव वाले गर्व में डूबे थे। ऐसा आतिथ्य उन्होंने कभी ना देखा था। राजा पर हमारा उपहार देखकर कैसी प्रतिक्रिया होगी, उन्हें हमारे लिए क्या पाई तो उसी ठीक लगेगा, नंबरदार ने जानना चाहा। गांव के बड़े अपने अपने विचार के साथ आगे आए। राजा ने मध्याह्न के आराम के पश्चात गांव वालों को बुलाया। सभा में प्रधानमंत्री तथा अन्य सम्मानित लोग उपस्थित थे। नंबरदार ने अंदर प्रवेश किया और सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। दूसरों ने पालकी को फर्श पर रखा और सम्मान में खड़े हो गए। तब नंबरदार ने राजा को संबोधित किया, माननीय राजन, हम लोग आपके राज्य के झील के सुदूर गांव से आए हैं। मैं और मेरे साथ हमारे गांव के गुरुजन आपको एक अनोखा उपहार भेंट करना चाहते हैं। हमने इस सारी दूरी को केवल अपने कर्तव्य भाव से प्रसन्नता पूर्वक तय किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारी विनम्र भेंट को आपके सम्मानीय चरणों में रखने की आज्ञा दें। अच्छे लोग हैं, मैं तुम्हारी राजभक्ति से प्रभावित हूँ। जो कष्ट उठाकर तुम लोग ये भेंट इतनी दूर से लाए हो वो मुझे दे सकते हो। तब नंबरदार ने पालकी से पर्दा उठाया और अपना हाथ पालकी के अंदर डाला। उसने आसपास टटोला और एकदम से हैरान हो गया। फिर उसने चारों पर्दे उठाए और अंदर खोजा। उसने अपने बड़े लोगों को बुलाया और उनके कान में कहा। बड़े लोग भी पालकी के चारों तरफ जमा हो गए, पर कुछ ना मिला। उन्होंने पूरी तरह से पालकी छान मारी, पर कहीं भी कीमती उपहार ना मिला। तुम लोगों को और कितना समय लगेगा? प्रधानमंत्री ने पूछा। गंवारों, राजा को कोई अन्य महत्वपूर्ण काम देखने हैं। गांव वाले इस बारे में कुछ न कह सके। अपनी उत्सुकता में वे पालकी को इस प्रकार उठाते रहे कि सिक्का कहीं गिर गया। प्रधानमंत्री गांव वालों को राजा के अपमान हेतु दंड देना चाहता था। उसने राजा से कहा कि उन्हें जेल में फेंक दिया जाए। महाराज, हम आपका अपमान करने के बाद सोच भी कैसे सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपको सब घटना चक्र बताने की अनुमति दी जाए, नंबरदार ने कहा। राजा को लगा कि ये गांव के लोग सरल और निष्ठावान हैं जो उसे कुछ भेंट करना चाहते थे, ना कि उसका अपमान, किंतु वह उनकी सफलता की परीक्षा भी करना चाहता था। उसने आदेश दिया कि उन्हें एक कमरे में रखा जाए और उन्हें सारी सामग्री देकर अपना भोजन बनाने की आज्ञा दी। उन्हें जलती कोयले की जगह माचिस दी गई। बेचारे गांववासी जानते ही नहीं थे कि उसे कैसे जलाई जाए, और उन्होंने जो कुछ खा सकते थे कच्चा ही खा लिया। जब राजा ने यह सुना तो उसे उनके भोलेपन पर विश्वास हो गया। उसने उनकी पूरी कथा सुनी। ये उनकी निष्ठा पर दिल खोल कर हंसा। उसने नंबरदार को चांदी का एक सिक्का दिया और पुनः ग्रहण किया। अब तुम लोगों की भेंट मेरे द्वारा स्वीकार की गई, राजा ने कहा। राजा ने उन्हें उचित उपहार भेंट किए और उनके गांव की भूमि पर कर और किराया भी कम किया। महल से जाते समय गांव वालों ने राजा का खुले दिल से धन्यवाद किया। जब ग्रामवासी अपने गांव पहुंच गए, उन्होंने कथा सुनाई किस प्रकार वे कैद खाने बंद होने से बच गए। कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।